तो आइए स्टूडेंट्स, अब हम लोग इलेक्ट्रोस्टैटिक्स का बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक शुरू करने जा रहे हैं और वो है इलेक्ट्रिक फ्लक्स। इलेक्ट्रिक फ्लक्स, यहाँ पर आप देखिएगा ये फ्लक्स वर्ड का जो यूज हो रहा है इसके बारे में थोड़ा सा आपको आइडिया देते हैं, इसका कॉन्सेप्ट बता दें। देखिए, फ्लक्स वर्ड का यूज हम लोग वहाँ करते हैं जहाँ पर किसी सरफेस के थ्रू कोई फिजिकल क्वांटिटी पास करती है। आप जैसे याद होगा कि इलेक्ट्रिक फील्ड को हम लोग लाइंस से रिप्रेजेंट करते हैं, जिसको हम लोग बोलते हैं इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस। उसी तरह से मैग्नेटिक फील्ड को भी हम लोग लाइंस से रिप्रेजेंट करते हैं, इसको बोलते हैं मैग्नेटिक फील्ड लाइंस। तो आप जैसे किसी इलेक्ट्रिक फील्ड में आपने जैसे कोई एक सरफेस रख दिया, ध्यान दीजिएगा, तो उस सरफेस के थ्रू जो है इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस पास करेंगे। उसी तरह से मैग्नेटिक फील्ड में आपने अगर कोई एक सरफेस रख दिया तो उसके थ्रू मैग्नेटिक फील्ड लाइंस पास करेंगे। ध्यान से समझिएगा। तो यहीं पर हम लोग फ्लक्स वर्ड का यूज करते हैं, मतलब जब भी किसी सरफेस के थ्रू कोई फिजिकल क्वांटिटी पास करती है तो वहीं पर हम लोग फ्लक्स वर्ड का यूज करते हैं। कैसे, देखिए ध्यान समझिएगा। इलेक्ट्रिक फ्लक्स, तो इलेक्ट्रिक फ्लक्स इज मेजरमेंट ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस पासिंग थ्रू ए सरफेस प्लेस्ड इन इलेक्ट्रिक फील्ड। समझ गए। मैग्नेटिक फ्लक्स, magnetic flux is measurement of magnetic field lines passing through a surface placed in magnetic field। बहुत सिंपल है, तो अपने दिमाग में बैठा लीजिए। फ्लक्स मतलब क्या है कि किसी सरफेस के थ्रू जो फिजिकल क्वांटिटी पास कर रही है उसी को हम लोग बोलते हैं फ्लक्स। जैसे इलेक्ट्रिक फ्लक्स, तो इलेक्ट्रिक फ्लक्स क्या हुआ, इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस पासिंग थ्रू ए सरफेस इज कॉल्ड इलेक्ट्रिक फ्लक्स। कहानी समझ में। तो इसको मैथमेटिकली कैसे डिफाइन करते हैं, तो आप देखिए ये चीज ध्यान रखिएगा। जैसे इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस मान लीजिए हमारा इस डायरेक्शन में पास कर रहा है, इसमें अगर हमने सरफेस को इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस के परपेंडिकुलर रखा तो आप ध्यान से देखिए इससे सबसे ज़्यादा इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस पास करेंगे। जैसे जैसे आप इसको बेंड करते जाओगे तो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस पासिंग थ्रू दिस सरफेस गोइंग ऑन डिक्रीजिंग, समझ रहे हैं। और जैसे जैसे इसको आप और ज़्यादा बेंड करते जाओगे तो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस पासिंग थ्रू द सरफेस गोइंग ऑन डिक्रीजिंग डिक्रीजिंग डिक्रीजिंग। और जैसे ही हमारा ये सरफेस जो है इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस के पैरेलल हो जाएगा तो उस केस में इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस पासिंग थ्रू द सरफेस जीरो हो जाएगा। कहानी समझ में आई आपको। तो ये ध्यान रखिएगा कि जब भी हमारा सरफेस इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस या मैग्नेटिक फील्ड लाइन के पैरेलल हो जाता है तो उस केस में इलेक्ट्रिक फ्लक्स थ्रू द सरफेस जीरो हो जाता है, एकदम बिल्कुल। और जब जो है सरफेस इलेक्ट्रिक फील्ड के परपेंडिकुलर होता है तो उस केस में इलेक्ट्रिक फ्लक्स की वैल्यू मैक्सिमम होती है। अब यहाँ पर थोड़ा सा हम लोग, आपको याद होगा कि एरिया जो है, एरिया स्केलर क्वांटिटी है, लेकिन फिजिक्स में हम लोगों को कभी कभी जैसे कुछ फिजिकल क्वांटिटीज को डिफाइन करने के लिए एरिया को वेक्टर की तरह डिफाइन करना पड़ता है और फिर उसके हेल्प से उस फिजिकल क्वांटिटी को डिफाइन करना आसान हो जाता है। जैसे अब यहाँ पर हम लोग एक कॉन्सेप्ट बनाएंगे एरिया वेक्टर का। एरिया वेक्टर क्या है, एरिया वेक्टर जो है, जैसे मान लीजिए आपने एक सरफेस ले लिया, इस सरफेस का एरिया मान लीजिए है कैपिटल ए। सरफेस का एरिया क्या होगा, कैपिटल ए। तो एरिया वेक्टर इस सरफेस से अटैच्ड एरिया वेक्टर को कैसे डिफाइन करेंगे, तो आप क्या करो, इस सरफेस के परपेंडिकुलर आउटवर्ड डायरेक्शन में एक वेक्टर ड्रॉ करो। इस सरफेस के परपेंडिकुलर आउटवर्ड डायरेक्शन में क्या करना है, वेक्टर ड्रॉ कर देना है। इस वेक्टर की लेंथ कितनी होनी चाहिए, इस वेक्टर की लेंथ इस सरफेस के एरिया के इक्वल होना चाहिए, नंबर 1। समझ गया। तो यहाँ पर हमारा एरिया वेक्टर जो डिफाइंड होता है वो होता है वेक्टर A इक्वल टू, एरिया वेक्टर इज ए वेक्टर whose length is equal to area of the surface and direction is perpendicular to the surface and outward direction। हमेशा ध्यान रखिएगा इसका डायरेक्शन क्या होगा, आउटवर्ड। तो इसको हम लोग जो है a into n कैप कर देते हैं। तो here a is magnitude of vector A, it means surface area of this surface, and n cap is unit vector perpendicular to the surface in outward direction। क्लियर हो रही है। तो ये एरिया वेक्टर का कॉन्सेप्ट आप अपने दिमाग में बैठा लीजिएगा क्योंकि इसी के हेल्प से हम लोग
इलेक्ट्रिक फ्लक्स को बहुत सिंपल वे में डिफाइन करते हैं। देखिएगा कैसे। अब मान लीजिए हमारे पास एक इलेक्ट्रिक फील्ड इस तरह से है, मान लीजिए इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस जो है। देखिए जब भी इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस को हम लोग जो है पैरेलल एक दूसरे को दिखाते हैं और सेम डिस्टेंस पे दिखाते हैं, तो इसको हम लोग बोलते हैं यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड। इस यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड में आपने क्या किया, एक सरफेस को रखा, ये सरफेस जो है वो इलेक्ट्रिक फील्ड के परपेंडिकुलर है, ध्यान रखिएगा। मतलब आपको ऐसे दिखा दें, ये ऐसे है, इसको थोड़ा सा हम लोग अपने समझने के लिए ऐसे करके रखे हुए, रियल में ये इलेक्ट्रिक फील्ड के परपेंडिकुलर है। तो और इसका एरिया क्या है, ये तो इलेक्ट्रिक फ्लक्स थ्रू ए सरफेस perpendicular placed in uniform electric field is given by phi is equal to B into E into A। ध्यान समझिए, अगर मान लीजिए एक सरफेस है जिसका एरिया कैपिटल ए है और वो इलेक्ट्रिक फील्ड के परपेंडिकुलर रखा हुआ है, तो उसके थ्रू जो इलेक्ट्रिक फील्ड पास करेगा फाई ई इक्वल टू हो जाएगा ई इंटू ए। मतलब इलेक्ट्रिक, आप ये भी कह सकते हैं इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस पासिंग थ्रू ए सरफेस प्लेस्ड इन यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड, ठीक है, इज कॉल्ड इलेक्ट्रिक फ्लक्स थ्रू द सरफेस। अब यहाँ फाई ई क्यों लिखा जा रहा है, ई का मतलब इलेक्ट्रिक फ्लक्स की बात हो रही है। ये जब मैग्नेटिक फ्लक्स आ जाएगा तो ये फाई बी हो जाएगा, इसको आप ध्यान रखिएगा। इफ सरफेस इज नॉट परपेंडिकुलर टू द इलेक्ट्रिक फील्ड, then electric flux passing through the surface is given by, ये हो जाएगा आपका फाई ई इक्वल टू ई इंटू ए इंटू कॉस थीटा, या फिर इसको हम लोग शॉर्टकट में ये भी लिख सकते हैं वेक्टर ई डॉट वेक्टर ए। इसी तरीके से यहाँ वेक्टर ए क्या है, अब देखिए हम यहाँ पर फिगर अगर बनाते हैं तो समझिए, ये मेरा इलेक्ट्रिक फील्ड हो गया। अभी हमने इसके पहले केस में देखिए सरफेस को ऐसे रखा हुआ था, अब ऐसे ना रख करके ऐसे ऑब्लिकली रख दे रहे हैं, तो ये आपने देखिए ऐसे सरफेस को रख दिया। तो अब आपको करना क्या है कि इस सरफेस के परपेंडिकुलर आउटवर्ड डायरेक्शन में एक वेक्टर ड्रॉ करना है। इस वेक्टर की लेंथ जो होगी वो इस सरफेस के एरिया के इक्वल होगा और डायरेक्शन जो है इस सरफेस के परपेंडिकुलर आउटवर्ड होगा। तो ये एंगल देखिए थीटा है। तो जो मतलब बेसिक जो फार्मूला है वो आप इसी को मान सकते हैं, फाई ई इक्वल टू ई इंटू ए इंटू कॉस थीटा। ई क्या है, इंटेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड, ए क्या है, एरिया ऑफ सरफेस, थीटा इज एंगल बिटवीन वेक्टर ई एंड वेक्टर ए। ये याद रखना है, थीटा इज एंगल बिटवीन वेक्टर ई एंड वेक्टर ए। वेक्टर ए क्या है, आपको बता ही दिया गया कि वेक्टर ए का जो डायरेक्शन है वो सरफेस के परपेंडिकुलर होगा। ये चीज हो गया। अब इसके बाद जो है देखिए ये फार्मूला तो देखिए हम लोग तब अप्लाई करते हैं जब जो हमारा सरफेस है वो यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड में रखा हुआ है। अगर हमारा सरफेस यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड में ना रख करके नॉन यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड में है, तब फिर क्या करेंगे, तो उस केस में देखिए हम लोग फिर क्या करते हैं, नॉन यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड के लिए देखिए दूसरा फिगर बनेगा आपका। तो स्टूडेंट्स अब हम लोग इलेक्ट्रिक फ्लक्स थ्रू
नॉन यूनिफॉर्म, जैसे इलेक्ट्रिक फ्लक्स थ्रू ए सरफेस इन नॉन यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड, हम लोग अब इसको देखेंगे। यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड में जब कोई सरफेस रखा होता है तो उससे इलेक्ट्रिक फ्लक्स हम लोग कैसे निकालते हैं वो हमने आपको समझा दिया। अब आइए नॉन यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड में जब हम जो है किसी सरफेस को रखेंगे तो उसके थ्रू इलेक्ट्रिक फ्लक्स हम लोग कैसे फाइंड करेंगे। तो इलेक्ट्रिक फ्लक्स थ्रू ए सरफेस इन नॉन यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड। तो ये देखिए, जैसे मान लीजिए नॉन यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड को हम लोग देखिए इस तरह से दिखाते हैं, इनके बीच का डिस्टेंस जो है वो इक्वल नहीं होगा, ये ध्यान रखिएगा। तो इसमें मान लीजिए हमने कोई सरफेस रख दिया है, अब इसके थ्रू हमको इलेक्ट्रिक फ्लक्स निकालना है। अब हमारे पास जो फार्मूला है वो तो ये है, फाई ई इक्वल टू वेक्टर ई डॉट वेक्टर ए। लेकिन ये फार्मूला हम लोग कब अप्लाई करते हैं, जब यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड हो। लेकिन जब नॉन यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड है तब फिर ये फार्मूला कैसे अप्लाई होगा फिर। तो इसके लिए हम लोग देखिए क्या करते हैं, देखिए नॉन यूनिफॉर्म का मतलब समझ रहे हैं, जैसे इस सरफेस पर यहाँ इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू कुछ और होगी, यहाँ इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू मतलब पॉइंट टू पॉइंट इसमें इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू जो है वो चेंज होती जाएगी। तो इस तरह के केस जबकि जहाँ पर पॉइंट टू पॉइंट जो है वो इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू चेंज हो रही है, तो उसके लिए हम लोग क्या करते हैं कि पूरे सरफेस को इनफाइनाइटली स्मॉल पार्ट में डिवाइड कर देते हैं और हर पार्ट में सेपरेटली अलग अलग इलेक्ट्रिक फ्लक्स निकालेंगे और फिर सभी इलेक्ट्रिक फ्लक्स का हम लोग सम ले लेंगे। इट मीन्स उसका इंटीग्रेशन कर देंगे तो हमारा इलेक्ट्रिक फ्लक्स थ्रू होल सरफेस आ जाएगा। तो इसके लिए देखिए क्या है, जैसे मान लीजिए हमने एक स्मॉल एरिया ले लिया, बहुत स्मॉल एरिया, इसको हम लोग बोलते हैं एरिया एलिमेंट, समझ रहे हैं। और इसके एरिया को हम लोग रिप्रेजेंट करते हैं डी ए से। ये इनफाइनाइटली स्मॉल है, देखिए हम लोग अपने देखने के लिए इसको इतने बड़े साइज का बनाया हुआ है। रियल में हम आपको अगर बताएं तो जैसे अगर हमने एक पॉइंट ऐसे बना दिया तो ये पॉइंट भी इसके रिस्पेक्ट में बहुत बड़ा है, आप ये समझ लीजिए। मतलब अब ये कितना छोटा होगा ये आप अंदाजा लगा सकते हो। तो ये इसीलिए इसको हम बोलते हैं इनफाइनाइटेसिमली स्मॉल। इनफाइनाइटेसिमली स्मॉल मीन्स जीरो के नियर तो होगा, जीरो नहीं होगा लेकिन जीरो के नियर बाई होगा। तो हम करते क्या है कि एक हमने एरिया एलिमेंट ले लिया, ये एरिया एलिमेंट इतना छोटा है कि इस एरिया एलिमेंट पर हम इलेक्ट्रिक फील्ड को कांस्टेंट मान सकते हैं। मान लीजिए यहाँ पर इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू जो है वो है वेक्टर ई, ध्यान दीजिएगा, इसको हमने दिखा दिया वेक्टर ई से। और इस एरिया एलिमेंट पर एरिया वेक्टर का डायरेक्शन क्या है, तो एरिया वेक्टर का डायरेक्शन मान लीजिए है ये, समझ गया। तो अब हम लोग इसको इस तरह से निकालेंगे कि इलेक्ट्रिक फ्लक्स थ्रू एरिया एलिमेंट इसको हम लोग ऐसे दिखाएंगे डी फाई ई इक्वल टू वेक्टर ई डॉट वेक्टर बी। ये फार्मूला यूज हो गया। क्यों यूज हो गया, क्योंकि ये एरिया एलिमेंट इतना छोटा है कि इस पर इलेक्ट्रिक फील्ड जो है हमारा कांस्टेंट माना जा सकता है। तो ये फार्मूला हमने अप्लाई कर दिया। अब हम लोग क्या लिखेंगे, 10 इलेक्ट्रिक फ्लक्स थ्रू होल सरफेस। तो ये हो जाएगा आपका फाई ई इक्वल टू, अब हम लोग इसका इंटीग्रेशन कर देंगे, मतलब सम कर देना है इसको। मतलब क्या, इसके जितने भी स्मॉल पार्ट्स हैं सभी स्मॉल पार्ट्स पर इलेक्ट्रिक फ्लक्स निकाल करके उसका हम लोग को सम कर देना है। और यहाँ जो आप ए का साइन देख रहे हो, ए का साइन जो है वो रिप्रेजेंट करता है एरिया इंटीग्रेशन, सरफेस इंटीग्रेशन भी बोलते हैं या एरिया इंटीग्रेशन भी बोलते हैं। और अब यही मान लीजिए अगर इलेक्ट्रिक
फ्लक्स में ओपन सरफेस ना रख करके अगर क्लोज्ड सरफेस हमने रखा हुआ, क्लोज्ड सरफेस मतलब सिलेंडर हो गया या फिर मान लीजिए स्फीयर हो गया, क्यूब हो गया, क्यूबॉइड हो, तो कोई भी एक ऐसा सरफेस होना चाहिए जो टोटली क्लोज हो, कहीं से भी ओपन ना हो। तो उसको हम लोग इस तरह से लिखते हैं, इलेक्ट्रिक फ्लक्स थ्रू क्लोज्ड सरफेस। ये हो जाएगा फाई ई इक्वल टू क्लोज्ड सरफेस इंटीग्रेशन ऑफ वेक्टर ई डॉट वेक्टर डी। तो ये ध्यान रखिएगा, ये जो आप सिंबल देख रहे हो इसको बोलते हैं क्लोज्ड सरफेस इंटीग्रेशन। ये केवल क्लोज्ड सरफेस पर ही अप्लाई होता है। और आप ध्यान रखेंगे कि जो हम लोग इस चैप्टर का जो सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक है गॉस थ्योरम, तो गॉस थ्योरम केवल क्लोज्ड सरफेस पर ही अप्लाई होता है, तो इसको ध्यान रखिएगा। ओपन सरफेस का इंटीग्रेशन करना है तो इसका यूज करेंगे, क्लोज्ड सरफेस का इंटीग्रेशन करना है तो इससे करेंगे। तो इस तरीके से अगर मान लीजिए आपका कांस्टेंट अगर इलेक्ट्रिक फील्ड है और कांस्टेंट इलेक्ट्रिक फील्ड में अगर कोई सरफेस रखा हुआ है तो उसके थ्रू इलेक्ट्रिक फ्लक्स निकालने के लिए आप ये फार्मूला यूज करोगे, और अगर नॉन यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड है तो उसमें आप जो है ये फार्मूला यूज करेंगे या फिर ये यूज करेंगे। तो आइए अब हम लोग जो है नेक्स्ट अपने टॉपिक पे चलते हैं। SI unit and dimensional formula of electric flux। तो देखिए, जब भी आपको यूनिट निकालना हो या डायमेंशनल फार्मूला निकालना हो तो आप सबसे सिंपलेस्ट फार्मूला निकालिए। तो सबसे सिंपलेस्ट फार्मूला हमारा है फाई इक्वल टू ई इंटू ए। अब ई का आप जानते हो फार्मूला होता है बाई क्यू नॉट, तो एस आई यूनिट ऑफ फाई ई इक्वल टू, देखो ई का हो गया न्यूटन पर कूलम इनटू एरिया का हो गया मीटर स्क्वायर, तो न्यूटन मीटर स्क्वायर पर कूलम, ये इसका एसआई यूनिट हो गया। और अगर हम लोग इसका जो है डायमेंशनल फार्मूला लिखते हैं तो डायमेंशनल फार्मूला हो जाएगा, देखिए न्यूटन को हम लोग लिखेंगे एम एल पी पावर माइनस 2, मीटर स्क्वायर को लिख दिया एल स्क्वायर, और कूलम, कूलम हो गया क्यू इक्वल टू आई टी, आई का हो गया आपका एम्पियर और टाइम का हो गया टी। इसको आप जो है न्यूमरेटर में ले जाओ तो एम एल क्यू टी पावर माइनस 3 ए पावर माइनस 2। तो इस तरह से आपने देखा कि इलेक्ट्रिक फ्लक्स का डायमेंशनल फार्मूला और इसका एसआई यूनिट क्या होता है, तो इसको आप जो है नोट कर लेंगे। अब हम लोग नेक्स्ट टॉपिक पे चलते हैं। नेक्स्ट टॉपिक हम लोगों का है गॉस थ्योरम। और इलेक्ट्रिक फ्लक्स, तो देखिए जितने भी साइंटिस्ट होते हैं वो कुछ थ्योरम जो है किसी टॉपिक से रिलेटेड जब देते हैं तो आप समझ जाइए कि उस थ्योरम के बेसिस पर कुछ डेरिवेशन हो गए, या फिर आप मान के चले कुछ जैसे आप न्यूमेरिकल वगैरह कर रहे हो तो इनके थ्योरम से वो क्वेश्चन मतलब कोई प्रूफ या कोई न्यूमेरिकल बहुत सिंपल वे में हो जाएगा। मतलब गॉस थ्योरम से जो चीज़ आप निकालने वाले हो सेम वही चीज़ आप कूलम्स लॉ से भी निकाल सकते हो, लेकिन कूलम्स लॉ से जब आप उस फिजिकल क्वांटिटी को निकालोगे तो काफ़ी जो है लेंदी हो जाएगा, लेकिन यही आप गॉस थ्योरम से निकालेंगे तो बहुत ही शॉर्ट में होगा। लेकिन ये जो थ्योरम वगैरह दिया जाता है ये पर्टिकुलर केस के लिए होता है, बस केवल उसी का आप अप्लाई कर पाओगे, सब पे नहीं कर पाओगे। तो यहाँ पर गॉस थ्योरम देखिए क्या है,
तो सबसे पहला आपको जो ध्यान रखना है कि गॉस थ्योरम केवल क्लोज्ड सरफेस पे ही अप्लाई होता है, ओपन सरफेस रहेगा तो एकदम बिल्कुल अप्लाई नहीं होगा। तो क्या है, बिल्कुल एकदम बहुत सिंपल है, ये ध्यान रखिएगा। मान लीजिए कि कोई एक क्लोज्ड सरफेस है, उसका कोई भी शेप हो, कोई भी साइज हो, कोई मतलब नहीं है, बस क्लोज होना चाहिए। अब इस क्लोज्ड सरफेस में आपने क्या किया, मान लीजिए बहुत सारे चार्जेस रखे हुए हैं, Q1, Q2, Q3 ऐसे करके चार्ज रखे हुए हैं, ठीक है। मान लीजिए Qn चार्ज है, तो आप इस सरफेस के थ्रू नेट चार्ज निकालो। नेट चार्ज इनसाइड क्लोज्ड सरफेस, तो ये मान लीजिए इसको हमने कैपिटल Q से दिखा दिया, तो ये है आपका Q1 प्लस Q2 प्लस Q3। तो आप सबसे पहली बात समझ गया कि जब भी आपको किसी क्लोज्ड सरफेस के थ्रू इलेक्ट्रिक फ्लक्स निकालना है, तो सबसे पहले आप क्या करेंगे, इस क्लोज्ड सरफेस के इनसाइड जितने भी चार्जेज हैं उनका पहले सम कर लो। कोई इसमें डाउट नहीं है, सबसे पहला काम यही है, नेट चार्ज आप पहले निकाल लो। जब नेट चार्ज निकल गया तो अब देखिए गॉस थ्योरम क्या करता है। गॉस थ्योरम states that electric flux through any closed surface is 1 by epsilon naught times net charge enclosed by the surface. It means phi E is equal to closed surface integration is equal to हो जाएगा Q by epsilon naught, बस यही है। देखिए दिस इज गॉस लॉ फॉर इलेक्ट्रिक फ्लक्स। इसी तरह से ये गॉस लॉ फॉर मैग्नेटिक फ्लक्स भी आएगा, वो मैग्नेटिज्म वाले चैप्टर में आपको बताया जाएगा, तो ये आप ध्यान रखिएगा। यही है गॉस थ्योरम या गॉस लॉ आप इसको कह सकते हैं। और इसके बेसिस पर अब इसके एप्लीकेशन शुरू होंगे, जो कि बोर्ड के एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट है। इसको अच्छे से तैयार करिएगा, इसमें से कोई ना कोई प्रूफ जो है वो एग्जाम में जरूर आता है। तो आइए इस पर हम एक दो प्रूफ आपको करके दिखाते हैं। उससे पहले हम लोग क्या करेंगे कि कूलम्स लॉ की हेल्प से गॉस लॉ को पहले प्रूफ करके दिखाएंगे। तो आइए पहले उसको दिखाएंगे। गॉस लॉ को देखिए हम प्रूव करेंगे। देखिए कैसे करते हैं। मान लीजिए कि एक स्फेरिकल सरफेस हमने ले लिया। प्रूव करने के लिए सबसे सिंपलेस्ट हम लोग लेकर के चलेंगे। तो मान लीजिए हमने क्या किया, एक कैपिटल आर रेडियस का हमने एक क्लोज्ड सरफेस, इट मींस एक स्फीयर ले लिया, कैपिटल आर रेडियस का एक स्फीयर। इसके सेंटर पर मान लीजिए हमने एक चार्ज रख दिया। ध्यान से समझिएगा, बहुत सिंपल है। अब हमको करना क्या है कि ये जो स्फीयर है, ये तो क्लोज्ड सरफेस है, तो इसके थ्रू हम लोग इलेक्ट्रिक फ्लक्स निकालेंगे। तो इसके लिए देखिए हम लोग को क्या करना है, पहले हम लोग इस सरफेस पर एक एरिया एलिमेंट ले लेंगे। सरफेस पर क्या करना है, एक एरिया एलिमेंट, और एरिया एलिमेंट पर आप एक सेंटर में मान लीजिए कोई पॉइंट P है, ठीक है। अब क्या करेंगे, इस पॉइंट P पर इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन क्या होगा। तो भैया आप जानते हो जिस पॉइंट पर इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन निकालना होता है वहां एक पॉजिटिव चार्ज रख देते हैं। ये भी पॉजिटिव है, तो पॉजिटिव पॉजिटिव को क्या करेगा, रिपेल करेगा।
तो ये हो गया इस एरिया एलिमेंट पर इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन। अब हमको चाहिए एरिया वेक्टर का डायरेक्शन। तो आप जानते हो कि एरिया वेक्टर का डायरेक्शन जो होता है वो सरफेस के परपेंडिकुलर आउटवर्ड होता है। तो इस सरफेस के परपेंडिकुलर आउटवर्ड, तो आप जानते हो स्फेरिकल सरफेस के किसी भी पॉइंट पर जब आप परपेंडिकुलर ड्रॉ करोगे तो वो डेफिनेटली उसके सेंटर से पास करता है। तो यहाँ पर अगर हम परपेंडिकुलर ड्रॉ करेंगे तो इसके सेंटर से पास करेगा, मतलब इसी डायरेक्शन में। तो ये आप देख रहे हो, अब पूरे स्फीयर पे आप कहीं भी चले जाइए, हर पॉइंट पर वेक्टर ई और वेक्टर डी सेम डायरेक्शन में रहेंगे, ठीक है। तो सबसे पहले हम लोग ई की वैल्यू निकाल देते हैं। इंटेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड एट पॉइंट पी क्या हो जाएगा, E इक्वल टू K इंटू क्यू बाई कैपिटल क्यू है एप्सिलॉन नॉट, कैपिटल R। K क्या है आपको पता ही होगा, K है आपका 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट इंटू क्यू बाई, इस पर ये आप लिख सकते हो, ठीक। तो ये E की वैल्यू आ गई। अब हम लोग निकालेंगे इलेक्ट्रिक फ्लक्स थ्रू होल स्फीयर। ये हो जाएगा फाई ई इक्वल टू क्लोज्ड सरफेस इंटीग्रेशन ऑफ वेक्टर ई डॉट वेक्टर डी। वेक्टर ई डॉट वेक्टर डी हो जाएगा ई इंटू डी ए इंटू कॉस जीरो, ठीक है। कॉस जीरो क्या होगा, क्योंकि वेक्टर ई और वेक्टर डी सेम डायरेक्शन में है, मतलब इनके बीच का एंगल क्या होगा, जीरो। अब यहाँ पर आप ध्यान से देखें, ई की वैल्यू आप रख दो, अब ये पूरा का पूरा देखिए कांस्टेंट है, तो ये बाहर आ जाएगा। और क्लोज्ड सरफेस इंटीग्रेशन हो जाएगा डी। क्लोज्ड सरफेस इंटीग्रेशन मींस क्या हो गया, मतलब ये हो गया कि इस पूरे सरफेस को आपने जो स्मॉल एरिया एलिमेंट में डिवाइड किया था उन सभी एरिया एलिमेंट को ऐड कर दीजिए। तो आप खुद ही सोचो, इस स्फीयर के सरफेस पर जितने भी एरिया एलिमेंट है सबका अगर आप सम कर देंगे तो पूरे स्फीयर का एरिया आ जाएगा। इट मीन्स ये हो गया 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट क्यू बाई आर स्क्वायर इंटू ये हो गया 4 पाई आर स्क्वायर। ये देखिए 4 पाई से 4 पाई कैंसिल हुआ, आर स्क्वायर से आर स्क्वायर कैंसिल, तो फाई ई की वैल्यू हो गई यहाँ से क्यू बाई एप्सिलॉन नॉट। ये दिस इज गॉस लॉ। तो इस तरह से कूलम्ब्स लॉ की हेल्प से हम लोग गॉस लॉ को डिराइव कर देते हैं। ये हो गया। अब आते हैं हम लोग एप्लीकेशन। एप्लीकेशंस ऑफ गॉस थ्योरम। गॉस थ्योरम की क्या क्या एप्लीकेशन है जिसमें हम लोग आते हैं। तो सबसे पहले देखिए इसमें क्या है, फर्स्ट है ये भी इसके तीन एप्लीकेशन है और तीनों बहुत ही इंपॉर्टेंट है, मतलब बोर्ड के एग्जाम में अक्सर आते हैं, इस पर ध्यान दीजिएगा प्रूव करने के लिए। तो इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू ए लॉन्ग straight long uniformly charged wire
इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू ए स्टेट लॉन्ग यूनिफॉर्मली चार्ज होता है। मतलब एक वायर लेना है जो कि काफ़ी लॉन्ग होना चाहिए, यूनिफॉर्मली चार्ज होना चाहिए और स्ट्रेट वायर होना चाहिए। तो उसके कारण किसी पॉइंट पर इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू हम लोग कैसे निकालेंगे? तो देखिए इसके लिए ये काफी लॉन्ग वायर है और इसमें जो चार्ज है वो यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड है। अब इसके कारण इसके नियर बाई कोई एक पॉइंट है जिस पर आपको इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू निकालनी है। इसमें देखिए एक चीज मतलब प्रूव किया जाता है कि जब भी कोई आप लॉन्ग स्ट्रेट वायर लेंगे तो इसके नियर किसी भी पॉइंट पर इलेक्ट्रिक फील्ड का जो डायरेक्शन होता है वो वायर के परपेंडिकुलर होता है। अब आप पूछेंगे कैसे? ये हम आपको दिखा रहे हैं। मान लीजिए हमने एक यहाँ पर छोटा सा चार्ज पार्ट ले लिया, इसको मान लीजिए DQ से दिखा रहे हैं और सेम इतने ही डिस्टेंस पर हम इसके नीचे भी ले रहे हैं, ये भी चार्ज सेम है DQ। इसके कारण यहाँ पर इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन क्या होगा? ये देखना ऐसे जाएगा। इसके कारण यहाँ इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन क्या होगा? ये ऐसे जाएगा। ध्यान से देखिए। अब हम क्या करेंगे, इन दोनों इलेक्ट्रिक फील्ड के रेक्टेंगुलर कंपोनेंट निकालेंगे। तो इसका देखो एक कंपोनेंट इस डायरेक्शन में आएगा, एक कंपोनेंट इस डायरेक्शन में जाएगा। इसका एक कंपोनेंट इस डायरेक्शन में आएगा, दूसरा कंपोनेंट इस डायरेक्शन में जाएगा। तो आप देख लो ये डिस्टेंस और ये डिस्टेंस सेम है, तो जितना इलेक्ट्रिक फील्ड ये यहाँ पर जनरेट करेगा उतना ही इलेक्ट्रिक फील्ड ये भी यहाँ पर जनरेट करेगा। तो इसके जो हम रेक्टेंगुलर कंपोनेंट निकालेंगे तो देखिए ये जो वायर है इसके परपेंडिकुलर जो कंपोनेंट है वो तो देखिए एक ही डायरेक्शन में आ जा रहा है, इनका सम हो जाएगा। लेकिन इसके परपेंडिकुलर मतलब इस वायर के जो पैरेलल वाले कंपोनेंट हैं वो कैंसिल हो जाएंगे। तो भाई जब ये दोनों कैंसिल हो गए तो ये दोनों ऐड हो गए तो इसका डायरेक्शन तो इसके परपेंडिकुलर ही है ना। तो इसको आपको याद रखना है कि किसी भी लॉन्ग स्ट्रेट वायर के चार्ज स्ट्रेट वायर के नियर इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन जो होता है वो वायर के परपेंडिकुलर होता है। अगर वायर पॉजिटिवली चार्ज है तो ये आउटवर्ड होगा और नेगेटिवली चार्ज है तो इनवर्स होगा। ये ध्यान रखना है। ये लॉन्ग स्ट्रेट वायर हो गया हमारा। इसके नियर किसी पॉइंट पर हमको इंटेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड निकालना है। ये डिस्टेंस मान लो r, ध्यान से समझिएगा। तो अब हमको क्या करना है कि गॉस थ्योरम की बेसिस पर निकालना है। तो देखो गॉस थ्योरम यहाँ तभी अप्लाई होगा जब जो है हम एक क्लोज्ड सरफेस ड्रॉ करेंगे। अब क्लोज्ड सरफेस किस तरह का ड्रॉ करें? तो किसी वायर को अपने इनसाइड जो है रखने वाला कोई अगर आप जो है सबसे सिंपलेस्ट अगर आप सरफेस सोचेंगे तो वो होगा सिलेंडर। तो इस वायर के अराउंड एक ऐसा सिमेट्रिकल सिलेंडर बनाइए उस सिलेंडर का एक्सिस और इस वायर का एक्सिस सेम हो जाए। ध्यान से समझिए। तो आपने ये देखिए इसी रेडियस का मतलब जितने डिस्टेंस पर ये है सेम इसी डिस्टेंस पर इधर एक पॉइंट ले लो, ठीक है। और सिमेट्रिकली अब आप एक सिलेंडर बना दो। ये देखिए ये हमने जो है इस वायर के अराउंड एक क्लोज्ड सिलेंडर बना दिया। ये देखिए ऊपर से भी क्लोज है, नीचे से भी क्लोज है और ये इसका कर्व सरफेस है। अब इस पे हम लोग जो है दोनों प्लेन सरफेस और दोनों जो हमारा कर्व सरफेस है इस पर देखेंगे इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन क्या है और एरिया वेक्टर का डायरेक्शन क्या है। तो ध्यान से देखें इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन तो अभी हमने आपको बता ही दिया कि वायर के परपेंडिकुलर आउटवर्ड होगा
ध्यान से समझिएगा। यहाँ पर अगर हमने कोई एक एरिया एलिमेंट ले लिया, इस एरिया एलिमेंट पर एरिया वेक्टर का डायरेक्शन इस सरफेस के परपेंडिकुलर, इट मींस सेम इसी डायरेक्शन में हो जाएगा। यहाँ पर जब आप आओगे प्लेन सरफेस पर, तो यहाँ जैसे यहाँ हमने मान लीजिए कोई एक पॉइंट ले लिया, इसके अराउंड हमने एक एरिया वेक्टर ले लिया, यहाँ पर भी एक पॉइंट ले लिया, इसके अराउंड एक एरिया वेक्टर ले लिया। तो इस पॉइंट पर इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन क्या हुआ, तो वायर के परपेंडिकुलर आउटवर्ड, और इसके परपेंडिकुलर जो है जब आप एरिया वेक्टर लेंगे तो इसके परपेंडिकुलर आउटवर्ड हो जाएगा। यहाँ पर देखिए इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन वायर के परपेंडिकुलर आउटवर्ड हो गया, और एरिया वेक्टर का डायरेक्शन सरफेस के परपेंडिकुलर आउटवर्ड हो गया। तो पूरे कर्व्ड सरफेस पे कहीं भी आप रहोगे, कर्व्ड सरफेस पे कहीं भी रहेंगे, तो हर पॉइंट पर वेक्टर ई और वेक्टर डी सेम डायरेक्शन में रहेंगे, कहीं भी आप जाएं। लेकिन दोनों प्लेन सरफेस पे आप कहीं भी रहेंगे तो वेक्टर ई और वेक्टर डी म्यूचुअली परपेंडिकुलर हो गए। तो वेक्टर ई डॉट वेक्टर ए इक्वल होता है ई इंटू ए इंटू कॉस थीटा। तो इन दोनों सरफेस पर थीटा की वैल्यू हो गई 90 और कॉस 90 की वैल्यू 0। तो इन दोनों के थ्रू इलेक्ट्रिक फ्लक्स 0 हो गया। तो इसका केवल इलेक्ट्रिक फ्लक्स बच जाएगा। तो इसमें देखिए सबसे पहले हम लोग क्या करने जा रहे हैं, सपोज चार्ज पर यूनिट लेंथ ऑफ द वायर इज लैम्डा। इसको हम लोग ये भी बोलते हैं लीनियर चार्ज डेंसिटी। ध्यान से समझते चलिए। तो चार्ज पर यूनिट लेंथ हमने ले लिया। अब मान लीजिए कि हमारा जो ये सिलेंडर है इसकी लेंथ हम लोग मान लेते हैं L, ठीक है। तो अब आपसे पूछा जाए भाई ये देखो गॉस थ्योरम अप्लाई करना है। गॉस थ्योरम के लिए चार्ज इनसाइड क्लोज जो सरफेस चाहिए, तो इस सरफेस के इनसाइड टोटल कितना चार्ज होगा, तो ये L लेंथ है। L लेंथ इस वायर का भी इस सिलेंडर के अंदर होगा। तो L लेंथ के ऊपर जितना जो है चार्ज होगा वही जो है चार्ज इनसाइड द सिलेंडर हो जाएगा। तो नेट चार्ज इनसाइड द सिलेंडर ये हो गया आपका Q इक्वल टू लैम्डा इंटू L। क्योंकि देखो पर यूनिट लेंथ का जो है जो चार्ज है लैम्डा है, L लेंथ का हो जाएगा ये। तो 10 अकॉर्डिंग टू गॉस थ्योरम नेट चार्ज नेट इलेक्ट्रिक फ्लक्स थ्रू द सिलेंडर ये हो जाएगा आपका फाई ई इक्वल टू क्यू बाई एप्सिलॉन नॉट, मतलब ये हो गया लैम्डा इंटू एल बाई एप्सिलॉन नॉट। ध्यान से समझिएगा। तो ये हमने गॉस थ्योरम की हेल्प से ये चीज निकाल ली। अब हमारा नेक्स्ट जो होगा प्रोसेस वो होगा जो हमारा बेसिक नॉलेज है उसके बेसिस पर इलेक्ट्रिक फ्लक्स निकालेंगे और फिर इन दोनों को इक्वेट करेंगे तो वहां से हमारा इलेक्ट्रिक फील्ड आ जाएगा। आप देखिए इलेक्ट्रिक फ्लक्स थ्रू द सिलेंडर क्या हो जाएगा भाई, फाई ई इक्वल टू क्लोज्ड सरफेस इंटीग्रेशन ऑफ वेक्टर ई डॉट वेक्टर डी। अब इसको हम लोग क्या लिखेंगे, इलेक्ट्रिक फ्लक्स थ्रू कर्व्ड सरफेस प्लस 2 इंटू इलेक्ट्रिक फ्लक्स थ्रू प्लेन सरफेसेस। भाई ये जो पूरा हमारा सिलेंडर बना हुआ है अगर आप ध्यान दें तो
दो प्लेन सरफेस और एक कर्व सरफेस से बना है, तो कर्व सरफेस के थ्रू इलेक्ट्रिक फ्लक्स अलग निकाल लीजिए और उसके बाद दोनों प्लेन सरफेस के थ्रू और इनका सम कर दीजिए। तो अब आप ध्यान से देखें, अब यहाँ से हमारा फाइव ई आ जाएगा, इलेक्ट्रिक फ्लक्स थ्रू कर्व्ड सरफेस। तो ये एरिया इंटीग्रेशन ऑफ वेक्टर ई डॉट वेक्टर बी प्लस 2 इंटू जी, क्योंकि इन दोनों पर इलेक्ट्रिक फील्ड और डी ए के बीच का एंगल क्या है 90 है। तो अब ये आ जाएगा आपका एरिया इंटीग्रेशन ऑफ, अब देखो ई इंटू वेक्टर ई डॉट वेक्टर डी ए। अब आप देखें ई और डी ए सेम डायरेक्शन में है, तो ये हो गया ई इंटू डी ए इंटू कॉस जी। अब देखिए पूरे कर्व सरफेस में हम कहीं भी रहेंगे तो वायर से डिस्टेंस तो सेम रहेगा, तो इसका मतलब हो गया कि इलेक्ट्रिक फील्ड यहाँ पर कांस्टेंट है, ये बाहर आ जाएगा और ये हो जाएगा आपका एरिया इंटीग्रेशन ऑफ डी। अब ये जो कर्व सरफेस के जितने भी स्मॉल एरिया हैं सभी एरिया का अगर आप सम कर दीजिए तो वो पूरा कर्व सरफेस आ जाएगा, और कर्व सरफेस आप जानते हो सिलेंडर का होता है 2 पाई आर एच, तो ये हो जाएगा 2 पाई आर इंटू एल। अब इसी सिलेंडर के थ्रू इलेक्ट्रिक फ्लक्स जो गॉस थ्योरम से ये है और ये इलेक्ट्रिक फ्लक्स हमने ये निकाला, तो दोनों को इक्वेट कर देंगे। तो फ्रॉम 1 एंड 2 दोनों को इक्वेट कर दो, तो ये आ गया E इंटू 2 पाई आर एल इक्वल टू लैम्डा इंटू एल अपॉन एप्सिलॉन, एल से कैंसिल हो गया, तो E की वैल्यू आ गई 1 बाई 2 पाई एप्सिलॉन नॉट लैम्डा लीजिए फार्मूला आ गया। और वेक्टर फॉर्म में अगर लिखेंगे तो आप ऐसे लिख सकते हो वेक्टर E इक्वल टू 1 बाई लैम्डा अपॉन आर इंटू आर कैप। यहाँ पर आर कैप क्या है, तो आर कैप यहाँ पर इस डायरेक्शन में, मतलब इस वायर से उस पॉइंट की तरफ आपका यूनिट वेक्टर है, तो वेक्टर फॉर्म में आप लिखोगे तो इस तरह से लिखा जाएगा। अब इसमें दो प्रूफ और हैं, इसको भी हम आपको नेक्स्ट लेक्चर में बताएंगे। तो आई होप स्टूडेंट्स आपको जो लेक्चर दिया जा रहा है, जो आपको पढ़ाया जा रहा है, ये अच्छे से आपको समझ में आ रहा होगा। कहीं अगर आपको कोई प्रॉब्लम हो तो कमेंट बॉक्स में आप डालें, और ये सब बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है, इसको अच्छे से तैयार करिए। बोर्ड के एग्जाम में आपको इनमें से कोई ना कोई प्रूफ आपको जरूर मिलेगा। तो स्टूडेंट्स अगर आपको जो है वीडियो अच्छा लग रहा हो, लेक्चर अच्छा लग रहा हो तो लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और अपने ज़्यादा से ज़्यादा दोस्तों में इसको शेयर करें कि वो भी इसका फायदा